वीरेंद्र को एक भेड़िए वाला सपना आता है जिसमें कुछ आदमी एक बच्चे को भेड़िए से छीन रहे होते हैं, लेकिन वो भेड़िया वो बच्चा उनको नहीं देता है। अगले दिन पंचायत बैठती है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें सरपंच को बताते हैं। अब सुनिए आगे। सन्यासी जी, शांत रहिए। आप अपनी तरफ से ऐसे कोई फैसला नहीं कर सकते। फैसला करने के लिए यहाँ हम पंच बैठे हुए हैं, इसीलिए आप मुखिया जी के ऊपर सीधे सीधे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। सरपंच ने वीरेंद्र को शांत कर दिया। वीरेंद्र गुस्से के मारे इधर उधर देखने लगा। दूसरी तरफ मुखिया नीचे ही नीचे मुस्कुरा रहा था। हम आपकी बहन शशि जी से बात करना चाहते हैं, सरपंच ने कहा। तभी शशि आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, वीरेंद्र की कही बात सच है सरपंच जी। मैं रसोई में प्रसाद बना रही थी कि तभी पीछे से आकर किसी ने मेरा मुंह दबा दिया और मुझे बेहोश करके अलमारी के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अलमारी के अंदर बंद पाया। वीरेंद्र, अनिल और रजत ने मुझे जाकर अलमारी के अंदर से निकाला। इस बात पर सारे पंच अपना सिर हिलाने लगे और आपस में कुछ बात डिस्कस करने लगे। वीरेंद्र गुस्से से मुखिया की तरफ देख रहा था। मुखिया भी गुस्से में वीरेंद्र को चैलेंजिंग नजरों से देख रहे थे। तभी सरपंच ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि सबसे पहले हम उस जादू टोने वाली चीजों को किसी तांत्रिक को दिखाएंगे। उस तांत्रिक की आलोचना के बाद ही हम आगे कोई फैसला लेंगे। आज के लिए पंचायत यहीं समाप्त होती है। इतना कहकर पंच वहां से उठ गए। धीरे धीरे करके गांव वाले भी जाने लगे। आखिर में सिर्फ वीरेंद्र, उसके साथी और मुखिया और उसके चेले रुके हुए थे। तभी मुखिया ने वीरेंद्र के करीब आकर कहा, देख लेना, फैसला उसी के हक में होगा जो सच्चा है, और इस सब में सच्चा मैं हूं। यह सुनकर वीरेंद्र हंसने लगा और अपने दोनों हाथों को बांधकर बोला, मुखिया जी, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी कि ये पूरा माजरा क्या है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से हवा में उड़ना बंद कर दें और पंचों के फैसले का इंतजार करें। इतना कहकर वीरेंद्र वहां से चला गया। शाम हो चली थी और पंचायत फिर से बैठी थी। वीरेंद्र सोच सोचकर अपनी उंगलियों में कुलबलाहट कर रहा था। तभी अनिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वीरू, क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? फिर वीरेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं यार, बस यही सोच रहा था कि पंचायत का फैसला क्या होगा। अगर पंचों ने मेरे साथ नाइंसाफी करके मुखिया का साथ दे दिया तो वो तो और ज्यादा शेर बन जाएगा। फिर तो आश्रम में लोगों का आना ही बंद हो जाएगा और मेरे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। तभी शशि ने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा वीरेंद्र, भरोसा रखो। तुमने इतने सारे लोगों की मदद की है, उनकी बीमारी को दूर किया है, उनकी दुआएं तुम्हें जरूर लगेंगी और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अनिल और शशि की पॉजिटिव बातों से वीरेंद्र को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ। अचानक तभी बात करते करते वीरेंद्र के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने जब अपने फोन की तरफ देखा तो उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। वीरेंद्र ने वो मैसेज खोला। हेलो वीरेंद्र, कैसे हो? मैं शिवानी बात कर रही हूं। वीरेंद्र ने पढ़ा और वो हैरान हो गया। शिवानी का मैसेज इस वक्त? शिवानी वही लड़की थी जो उसे धोखा देने के मकसद से कुछ दिन पहले ही उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन आखिर तक दोनों दोस्त बन गए थे। फौरन वीरेंद्र ने रिप्लाई में लिखा, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? इतने दिनों बाद कैसे याद किया? शिवानी ने उसका मैसेज फौरन पढ़ लिया और उसके रिप्लाई में लिखा, बस ऐसे ही। कल रात को एक अजीब सा सपना देखा था, इसलिए सोचा कि तुम्हें मैसेज करूं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह पढ़ने के बाद वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गए और उसने वापस लिखा, अच्छा, क्या देखा उस सपने में? तभी शिवानी ने रिप्लाई करते हुए कहा, बहुत ही अजीब। एक जंगल था जिसमें एक भेड़िया भाग रहा था एक बच्चे को लेकर। उसके पीछे कुछ आदमी लगे हुए थे
जो उस बच्चे को छीनना चाहते थे, लेकिन भेड़िए ने इस बच्चे को नहीं दिया और उसको अपनी मान में सुरक्षित ले गया। उन आदमियों को चकमा देने के बाद भेड़िया उसे अपने साथ ले गया। शिवानी का ये रिप्लाई पढ़ते ही वीरेंद्र के होश उड़ गए, क्योंकि ये बिल्कुल वही सपना था जो पिछली रात उसने भी देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और शिवानी एक ही सपना कैसे देख सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वीरेंद्र शॉक्ड था। तभी उसने रिप्लाई में लिखा, अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या तुम्हें ये सपना पहली बार आया? शिवानी ने रिप्लाई किया, हाँ, इससे पहले कभी नहीं आया था। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे मिलने आऊं। वीरेंद्र के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी झलक रही थी। हालांकि शिवानी से बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही अजीब है। क्या हुआ वीरेंद्र? किससे बात कर रहा है? सब ठीक तो है ना? अनिल ने वीरेंद्र को परेशान देखकर कहा, हाँ, नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ नहीं। दूसरी तरफ पंचायत शुरू हो चुकी थी और पंचों ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। जैसा कि पिछली पंचायत में हम सब ने निर्णय लिया था कि किसी तांत्रिक बाबा की आलोचना के बाद ही हम अपना फैसला लेंगे। सरपंच की मुंह से यह बात सुनकर वीरेंद्र ने अपना फोन बंद करके साइड में रख दिया। इसलिए मैं तांत्रिक बाबा गोपीचंद को सबके सामने आकर अपनी आलोचना देने के लिए बुलाना चाहता हूं। तभी पेड़ के पीछे से एक तांत्रिक निकल कर आया। वो दिखने में काफी ज्यादा अजीब था। उसके चेहरे और शरीर पर सफेद रंग की भभूति लगी हुई थी, काले रंग के कपड़े थे और उसने अपने गले में कई अलग अलग तरीके की मालाएं पहनी हुई थी। उस तांत्रिक के हाथ में एक पोटली थी। वो पोटली लाकर उसने पंचों के सामने रख दी और कहा, इस पोटली के अंदर वो सभी सामग्री है जो लंगड़ा आश्रम के अंदर मिली थी। मैंने इस सामग्री को अच्छे से देख लिया। ये सुनते ही वीरेंद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो तांत्रिक की ओर देखने लगा। तांत्रिक के बच्चे, अगर तूने इस मुखिया की साइड ली और मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करी ना, तो देखियो, मैं तेरा कीमा कर दूंगा। वीरेंद्र मन ही मन उसको सुन रहा था। वहीं तांत्रिक ने एकदम कहा, इस पोटली के अंदर जितनी भी तंत्र विद्या की सामग्री है वो सब झूठी है। तांत्रिक की बात सुनकर मुखिया के होश उड़ गए और वो गुस्से में खड़े हो गए। वहीं वीरेंद्र भी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। वो जो कुछ भी सामग्री है किसी ने अपने मन से बनाई है, उसका कोई मतलब नहीं है। शायद किसी ने सन्यासी जी के साथ भद्दा मजाक करने की कोशिश की है। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब सन्यासी जी सच बोल रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि ये तांत्रिक सच बोल रहा है? कहीं सन्यासी ने इसको खरीद तो नहीं लिया? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक तभी उस तांत्रिक की आलोचना सुनने के बाद सभी गांव वालों के बीच में अफरा तफरी मच गई। तभी सरपंच ने कहा, एक सेकंड, आप सब शांति बनाए रखिए। तांत्रिक बाबा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके अंदर जो भी सामग्री है वो झूठी है? तभी उस तांत्रिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, 101% सरपंच जी। मैं तंत्र विद्या का अभ्यास कई सालों से करता चला आ रहा हूं, इसीलिए मैं एक ही नजर में बता सकता हूं कि कौन सी तंत्र विद्या सच्ची है और कौन सी झूठी, या ये कौन से प्रकार की है और कितने दिनों से करी जा रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें जो भी सामग्री है वो झूठी है। किसी ने रंग से बस एक अमरूद के ऊपर चीरा लगा दिया है और सबके सामने उसे दिखाया जा रहा था जैसे वो कोई तंत्र विद्या है। ये सब कुछ बस सन्यासी वीरेंद्र की छवि पर कीचड़ उछालने का एक प्रयास ही होगा। आश्रम के फर्श पर जो भी आकृतियां बनी हुई थी उनके भी कोई मायने नहीं है। किसी ने बस अपने मन से ही कुछ भी बना दिया। मुझे तो वो सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। तांत्रिक की बात सुनकर वीरेंद्र की आंखों में नमी आ गई और उसने राहत की सांस ली। अनिल भी उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के चेहरे पर 12 बज चुके थे। ये क्या बकवास कर रहा है तांत्रिक? हो ना हो इसे इस सन्यासी ने कुछ पैसे दिए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है ये सरपंच जी। आप किसी दूसरे तांत्रिक को बुलाइए, मुझे इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मुखिया से कंट्रोल नहीं हुआ और वो गुस्से के मारे सभी के सामने चिल्लाने लगा, मुखिया जी, आप अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू पाइए। अभी पंच है यहाँ पर फैसला करने के लिए। हमें आपके किसी राय मशवरे की जरूरत नहीं है। सरपंच से डांट खाने के बाद मुखिया का चेहरा उतर गया और वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। गोपीचंद, तुम्हारी आलोचना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहां से जा सकते हो। तभी वो तांत्रिक वहां से चला गया और सभी पंच आपस में फिर से कुछ डिस्कस करने लगे। वीरेंद्र इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश था। आखिर उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ।
उसकी जीत हुई और मुखिया की हार। वो टेढ़ी निगाहें करके मुखिया को लुक दे रहा था और वहीं दूसरी तरफ मुखिया के बाजे बजे हुए थे। उसे इस वक्त हारा हुआ महसूस हो रहा था। सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पांचों ने फैसला ले लिया है। सरपंच ने जैसे ही ये लाइन बोली तभी वीरेंद्र एकदम अपनी कमर सीधी करके बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया भी अपनी कुर्सी पकड़कर और दिल थामकर सरपंच की बात को सुनने लगा। हमने फैसला लिया है कि सन्यासी वीरेंद्र बेकसूर है और उन्होंने अपने आश्रम में किसी भी तरीके की तंत्र विद्या का अभ्यास नहीं किया। ये सुनते ही वीरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और गांव वाले उसकी प्रशंसा में तालियां बजाने लगे। तभी सरपंच ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, इसीलिए हम सभी गांव वालों से ये कहना चाहते हैं कि वो लंगड़ा आश्रम के बारे में अब इन सभी झूठी अफवाहों के ऊपर विश्वास करना बंद करें और वो आश्रम दोबारा जा सकते हैं। सरपंच की दूसरी बात सुनकर तो वीरेंद्र को और ज्यादा अच्छा लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो रहा था। और हम मुखिया देवकी नंद से कहना चाहते हैं कि उन्होंने वीरेंद्र के साथ जो भी बर्ताव किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। उन्हें कोई भी हक नहीं है कि वो किसी के भी घर जाकर उसके साथ ऐसा बर्ताव करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुखिया अभी के अभी सबके सामने वीरेंद्र से माफी मांगे। ये सुनकर मुखिया के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सरपंच की ओर देख रहा था। अरे वाह सरपंच जी, आपने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस मुखिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। वीरेंद्र के मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। तभी मुखिया गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, सरपंच जी, एक ऐसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूं। मैं इस गांव का मुखिया हूं और मुखिया होने के नाते मैं ऐसे किसी भी दो कौड़ी के इंसान से माफी नहीं मांगूंगा। मुखिया जी, अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। अगर आप मुखिया हैं तो मैं भी इस गांव का सरपंच हूं और ओहदे में मैं आपसे ऊपर हूं। इसलिए आपसे जैसा कहा गया है आप वैसा कीजिए और अभी के अभी वीरेंद्र से माफी मांगिए, वरना हमें आपके खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। क्या मुखिया सच में इतने गांव वालों के सामने वीरेंद्र से माफी मांगेगा? माफी ना मांगने पर मुखिया के साथ क्या हो सकता है? क्या सच में वीरेंद्र की जीत हो गई थी या फिर अपनी हार होने के बाद मुखिया वीरेंद्र को नीचा दिखाने के लिए कोई नई तिकड़म लगाएगा? दूसरी तरफ शिवानी और वीरेंद्र को एक ही जैसा सपना कैसे आया था? क्या उन दोनों का कोई नाता था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। Dear listener, अब